तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 427 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सारे फैक्शंस अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के विरुद्ध जंग का ऐलान कर देते हैं। वो फिलहाल में युद्ध की तैयारी करना शुरू करते वो डायरेक्टली प्रैक्टिशनर फैक्शंस पे अटैक नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने न्यू टेक्निक्स को भी क्रिएट करने पड़ते जो कि डिफेंसिव फॉर्मेशंस पे रिलाई होते। तो अभी टाइम बहुत होता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर अपने प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड नाइगू कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो हमारी प्रैक्टिशनर फैक्शंस की स्ट्रेंथ है तो उसके मुताबिक जो 3600 वर्ल्ड क्लस्टर से वो बहुत ही ज़्यादा कम है। वो इन्हीं सब के बारे में बोल रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हम इतने ज़्यादा कैपेबल है कि हम लगभग 8000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने पिछले एपिसोड में जाना हो कि कैसे अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के पास मोस्ट ऑफ द ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद हैं। तो ऑरिजिन वर्ल्ड्स अलग होती है और वर्ल्ड क्लस्टर्स वो डिफरेंट तरीके से दिखाए गए हुए होते हैं। अब लॉर्ड जिन वहाँ पर रिटॉर्ट करते हुए क्या था कि नाइगू तुम तो हमेशा युद्ध से दूर रहा करते थे, तुम कभी ऐसे नहीं कहते थे कि हमें डायरेक्टली युद्ध ही करना चाहिए। अब वो वहाँ पे उससे पूछने लगता है कि फिलहाल तुम अब ऐसा क्यों कर रहे कि तुम वो पहले व्यक्ति बन चुके हो हमारे लॉर्ड्स में कि सबसे पहले तुम ही वॉर पे जाना चाहते हो। तो वहाँ पे लॉर्ड नाइगू रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि टेरिटरी पावर्स के मुताबिक मैच करनी चाहिए। लू फेंग की इमरजेंसी से पहले हम सातों सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, इतने कि हम आइस पीक फैक्शंस को भी कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर सकते थे। और बात करें इनहेरिटेड लाइफ फॉर्म फैक्शंस की तो उन्हें तो हम और भी नहीं कर सकते हैं। और आउटकम यही प्रूव होता था कि हमारे सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स एक एक करके फेल होते गए थे। तो युवान वहाँ पे बीच में काटते हुए कहते थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वॉर को नहीं चाहते हैं, बल्कि हम लोग तो वॉर को चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस वॉर से भी दूर रहना चाहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इनेट लाइफ फैक्शंस ही हैं जो कि हमारे फाउंडेशंस को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। इसलिए हम युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध को करना ही पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है अपने फाउंडेशंस को बनाने के लिए। तो लॉर्ड नाइगू स्माइल करते हुए कहा था कि मैं समझता हूँ ऐसा इसलिए का था क्योंकि हम लोग उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर भी वो हमें पूरी तरह से कम्प्लीटली मिटाना चाहते थे। मतलब कि यहाँ पर वो दूसरे लॉर्ड्स को इन्वर्स करने के लिए मतलब दूसरे लॉर्ड्स को पैदा होना ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड क्लस्टर बचता ही नहीं तो लॉर्ड्स पैदा कैसे हो जाते। लेकिन अब सब चीज़ बदल चुका है। लू फेंग 2 ह्यूमन लेवल डॉस को मास्टर कर चुका है और उसकी कॉम्बैट ओरिएंटेड लाइफ और डिस्ट्रक्शन डॉस पे ऑरिजिनेट करती है। और अपना लू फेंग एक सिंगल लॉर्ड होने के बावजूद वो 2 सांजू को आराम से टक्कर दे सकता है। इसी वजह से लू फेंग की स्ट्रेंथ आइस पीक फैक्शंस को भी सरपास कर चुकी है, मतलब लू फेंग की वजह से। और अब वो एक ह्यूमन इन्फिनाइट लाइफ ऑफ फैक्शंस के लिए एक सच में खतरा बनता जा रहा है। पहले लू फेंग के ना होने से वो तो लाइफ फॉर्म आइस पीक फैक्शन से भी नहीं टकरा सकते थे, उनसे भी वो पावर्स उतना नहीं कर पाते थे। लेकिन अब लू फेंग की वजह से हो गया था, जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड नाइगू कहते हैं कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उनके पास पूरी की पूरी इनेट ह्यूमन स्पेस की आधी वैल्यूबल टेरिटरीज मौजूद हैं। यहाँ पे ऑरिजिन वर्ल्ड्स और टेरिटरी अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे है कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उनके पास आधी से ज़्यादा वैल्यूबल टेरिटरीज मौजूद है। वहीं पे जो आइस पीक फैक्शंस हैं वो 20% वैल्यूबल टेरिटरीज को कम कब्जे में की हुई है। वहीं पे हमारा जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस होता है उसने महज 10% को कैप्चर किया है। देखो वैल्यूबल टेरिटरीज और ऑरिजिन वर्ल्ड्स वो अलग अलग चीज़ें होती है। वैल्यूबल टेरिटरीज में कोई मिस्टीरियस लैंड्स भी आ सकती है जो कि ह्यूमन एंसेस्टर्स ने अपने आप को रिफाइन करवा के उसको अपने कब्जे में कर लिया होगा, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है जो कि वैल्यूबल्स होती है। लेकिन अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के पास सिर्फ 10% थी। ऑफकोर्स वो इनके लिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इन्फिनाइट स्पेस बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत बड़ा डार्क डेजर्ट टेरिटरीज है जो कि एक नॉन एग्जिस्टेंस मौजूद है। वहीं पे इनेट लाइफ ऑफ फैक्शंस वो 50% ऑक्यूपेशंस को ऑक्यूपाई कर रखी है, जो कि एक वैल्यूबल टेरिटरी को दिखाती है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड वुलन भी कहते हैं कि हमारे पास जो 10% टेरिटरी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑरिजिन वर्ल्ड मौजूद है, मतलब सबसे
डेंसेज एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। और यहाँ पर जो शेयर नंबर्स की बात करें तो उनकी ओरिजिन वर्ल्ड्स की संख्या तो आई स्पीक फैक्शन से भी ज़्यादा है। मतलब भले ही इन्होंने 10% से वैल्यूबल टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन वो ओरिजिन वर्ल्ड्स के मामले में अपने आई स्पीक फैक्शंस को भी सरपास कर देते हैं। उनसे भी उन्होंने ज़्यादा को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो युवान यहाँ पे बीच में कहते हैं कि सब कोई शांत हो जा। सबकी आंखें अपने युवान की तरफ ही आ जाती हैं और वो उसकी तरफ ही देखने लगते हैं कि आखिरकार युवान क्या कहते हैं। लेकिन उसी के साथ युवान एक हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं कि मेरी हिनवन रूल पाथ सर्कुलेशंस वो अपने ब्रेक थ्रू के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो चलो सबसे पहले हमें अपने ब्रेक थ्रू के लिए सोचना होगा। जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो मैं आगे की कोई डिसीजंस को क्रिएट करूँगा। जैसे ही लॉर्ड मिंगवांग, लॉर्ड मुवांग, बाकी के लॉर्ड्स इसके बारे में सुनते हैं कि अपने युवान एक और ब्रेक थ्रू को करने जाने वाले हो तो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। लॉर्ड्स अच्छे से जानते थे कि कॉम्बैट पावर्स में लू फेंग अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाला है। वहीं पे स्पेस टाइम और मिस्ट्रीज में देखा जाए तो उसमें लॉर्ड जिंगमैंग कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल एस्पेक्ट के बारे में बात किया जाए जो कि इंटायर फैक्शंस के लिए ज़रूरी है तो उसमें युवान सबसे ऊपर आता है। क्योंकि युवान क्या करता है, अपने फॉर्मेशंस को क्रिएट करता है जो कि सारे लॉर्ड्स के हिनवन लेवल डॉस को कंबाइन कर सकता है और एक परफेक्ट बैटल फॉर्मेशंस बनाता है जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ कई गुना तक बढ़ जाती है। मतलब लू फेंग अपने युवान के साथ काम करेगा तो लू फेंग की भी स्ट्रेंथ कई गुना तक बढ़ जाएगी और इसी बढ़े हुए पावर्स की वजह से वो इतने सारे बंदों के खिलाफ इजीली लड़ सकते थे। वरना 8 लॉर्ड्स मिलके 100 ह्यूमन एंसेस्टर्स के साथ कैसे फाइट कर सकते थे। यहाँ पे देख लो कि हर एक लॉर्ड्स की पावर 2 से 3 टिपिकल ह्यूमन एंसेस्टर्स की तो 18 की 24 ही कर लो तो 24 ह्यूमन एंसेस्टर्स की। लेकिन यहाँ पे युवान की पावर्स की वजह से 2-3 गुना और बढ़ जाती है, 3-4 गुना भी लेके चलो तो वहाँ पे कह सकते हो कि वो 70-80 से ह्यूमन एंसेस्टर्स को आराम से टैकल कर सकते हैं। और बाकी तो अपने और भी बढ़ते रहते हैं, 1-2 मरता तो लोग पीछे हट जाते हैं। जिसके साथ लॉर्ड जिन पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है। तो युवान रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि एटलीस्ट 10,000 ईपोज का टाइम लगेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईपोज ही लगने वाले हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड जैसे ही सुनते कि बस इतना ही तो उनको राहत की सांस मिलती है। क्योंकि यहाँ पर युवान क्या रहा था कि वो ब्रेक थ्रू कॉन्फिडेंसली कर लेगा। युवान अपने लिए टाइम को डिसाइड कर लेता। वो कहता मैं इतने के अंदर ब्रेक थ्रू कर ही लूँगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि युवान ब्रेक थ्रू के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कर ही लेगा। और इन बंदों के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ ईपोज कुछ नहीं है। इनके लिए बस ऐसा है कि इनके लाइफ स्पेन में कोई पलक झपका दिया हो, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ईपोज ऐसे ही पास हो जाते हैं। अब लॉर्ड मिंगवांग कहते हैं कि ठीक है फिर तो मैं इंतज़ार करूँगा। जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें आगे कोई भी ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैंग इस सीन को देख रहे होते हैं। वहाँ पर वो सबसे सोचते हुए मन में कहते हैं कि लू फेंग फाइनली इन्फिनिट यूनियन स्पेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी बन चुका है जो कि हमारे ओपोनेंट्स को हेड ऑन हेड आराम से फेस कर सकता है। ब्रदर युवान वो भी अपने ब्रेक थ्रू के वर्ड्स पे आ चुका है और सब चीज़ें बिल्कुल ही परफेक्ट लग रही है। सब चीज़ सिर्फ ऊपर ऊपर देखने में परफेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ जिंगमैंग जो कि स्पेस एंड टाइम के फ्यूचर टाइमलाइंस को देख सकता था, वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि ये सब परफेक्ट नहीं है। क्योंकि रियलिटी की बात करें तो उसने फ्यूचर में ये देखा कि काउंटलेस एजेस जा चुके हैं। मतलब मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ एपोज, उससे भी ज़्यादा एजेस जा चुके हैं। लेकिन उस टाइमलाइन में एक भी ऐसा लॉर्ड नहीं है जो कि बना हो, जो नवा लॉर्ड बना हो, नवा लॉर्ड ब्रेक थ्रू करके बना हो। उसने अपने काउंटलेस टाइमलाइंस के अंदर काउंटलेस क्लोन्स को छोड़ रखे थे, उसने उस सबको देख रखा था। यहाँ तक कि उसने सारे वर्ल्ड ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को देख रखा था जिनके ऊपर आशाएं हैं कि वो एक लॉर्ड बन सकता है। लेकिन यहाँ पे उसे अच्छे से पता था कि कोई नहीं बनने वाला है। यहाँ तक कि वो उनको भी एग्जामिन करता है, उन इनविजिबल रियलम एग्जिस्टेंस को जो कि केज वर्ल्ड के अंदर अभी भी ट्रैप हो रखे हैं, लेकिन वो अभी ऑरिजिन वर्ल्ड में लाए गए हैं। उनकी टैलेंट वो तो लॉर्ड नाइगू को भी नहीं सरपास कर सकती थी, तो वो लू फेंग को कैसे ही सरपास करेगी। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कोई बंदा था ही नहीं जो कि नया लॉर्ड बन सके, और किसी के पास इतनी टैलेंट भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है कि लू फेंग सबको प्रोटेक्ट करे तो और भी नए नए टैलेंट जन्मे, लू फेंग उन सबको ला कर उन सबको ट्रेनिंग दो और एक नए लॉर्ड का निर्माण हो।
और इसी वजह से वो सोच रहे थे, लेकिन उनके अनुसार यहाँ पे कोई भी आशाएं होती नहीं है। नाइट लॉर्ड एक डिस्टेंट ड्रीम बन चुका है, फ्यूचर बहुत फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इपोज में हमें वो देखने को जरा सा भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो निराश भी होते कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। जिसके साथ वो मन में सोचते हुए कहते हैं कि हमारी फैक्शंस की स्ट्रेंथ वो बढ़ती तो जा रही है, लेकिन हमारी इसी वजह से फाइटिंग स्पीड भी बढ़ रही है। लू फेंग वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म दूसरे ओरिजिन वर्ल्ड जहाँ पे डिवॉर्ड है उसको लाएगा। उसके एम्बिशंस और भी ग्रेट होते जाएंगे, लेकिन चाहे जितनी ही बड़ी हमारी टेरिटरी क्यों ना हो, हमारे पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि हम उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकें। कहने का साफ मतलब था कि वो सब कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट भी तो करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और आखिरकार 8 लॉर्ड्स उन सारे टेरिटरी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? एटलीस्ट उन्हें और भी लॉर्ड्स की ज़रूरत होनी चाहिए थी ताकि वो सभी को प्रोटेक्ट कर सके। लॉर्ड जिंगमैंग वो साइलेंटली देख रहे होते हैं कि आखिरकार क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि वो इस खुशी के मौके में इस चीज़ को बयान नहीं करना चाहते थे। एटलीस्ट उनके पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो सबको आराम से फेस कर सकते हैं। वो लॉर्ड्स वहाँ पे एक साथ मिल जाए तो कोई भी उनको हरा नहीं सकता है। और फिलहाल में अच्छे दिन है, इसलिए लॉर्ड जिंगमैंग भी बीच में नहीं बोलता, वो इस चीज़ को अच्छे से चेरिश करता है। मतलब सच कहूँ तो लॉर्ड जिंगमैंग के ऊपर जितना जो प्रेशर होता है ना, वो किसी और बंदे के ऊपर नहीं है। जिस बंदे को भविष्य पता हो तो उसको क्या ही होगा, इस बंदे को ही असली चिंता सताए होती, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर और ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बगल वाले ऑरिजिन वर्ल्ड के मिस्टीरियस ब्लड के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने आप को सेक्लूडेड ट्रेनिंग में झोंक दिया होता है। वहाँ पर वो अपने नए नए कॉम्बैट टेक्निक्स को क्रिएट कर रहा होता है, और साथ में वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अंदर ओकेजनली अपने टेक्निक्स को भी टेस्ट किया करता था, जहाँ पे वो ईजिली अपने हर एक टेक्निक से 2 से 3 लेयर्स ऑफ क्योर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस रियलम को भेद दिया करता था। और साथ में लू फेंग अपने कॉम्बैट टेक्निक्स को सीक्रेटली भी एक्वायर करना शुरू करता है, उनको बनाना शुरू करता है, क्योंकि उसको और भी सीक्रेट टेक्निक चाहिए जो कि उन सब पे यूज़ किया जा सके। और ब्लड के टेरिटरी में जो कि वो उसको कंट्रोल कर रहा था, तो लू फेंग कम्प्लीटली खुद को आइसोलेट करता था, जिससे कि कोई भी बाहर के एनिमीज लू फेंग को अपने कॉम्बैट टेक्निक्स को परफॉर्म करता हुआ ना देख सके। उसी के साथ लू फेंग वहाँ पे अपने ब्लड के टेरिटरी के अंदर अपने टेक्निक्स को यूज़ करता है। बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, वेब ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन चारों तरफ फैल जाती है, और इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को जो कि वॉर के दौरान फटी थी उससे भी ज़्यादा होती है। और ये असल में अबेंडेंट फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ फॉर एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव पावर्स, मतलब कि इसमें सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर्स का ही भरमार होता है। अब लू फेंग अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉ और ह्यूमन ब्लीड को कंबाइन करके एक सुटेबल कॉम्बैट टेक्निक को भी क्रिएट कर रहा होता है। लू फेंग इसको अपने क्रिएट टेक्निक के भी नाम देता है, और जो सबसे पहला लू फेंग अपने टेक्निक को एम करता है जो कि उसे बनाना होता है वो ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट टेक्निक होता है, जो कि पास्ट में उसने यूज़ करके देखा था कि वो सच में इफेक्टिव है। अब लू फेंग की जो एनर्जी मास्टरी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो लू फेंग अपने एक सिंगल अटैक्स में डिवास्टेटिंग फोर्स में डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बहुत ज़्यादा पावर्स को अनलीज कर सकता है। यहाँ तक कि लू फेंग अपने 316 मिलियन कोर्स को भी अच्छे से यूज़ कर सकता था। 316 मिलियन ऑरिजिन कोर्स उसकी ब्लास्ट ही लू फेंग की उस वक्त की ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस की पावर्स को मैच कर सकती थी। मतलब लू फेंग यहाँ पे कंटिन्यूअसली उस ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस की पावर्स को कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकता था, क्योंकि लू फेंग पहले भी इसको यूज़ कर रखा था उन ब्लड के टेरिटरी लॉर्ड्स के सामने ही। अब टाइम फ्लो होना शुरू करता है, लू फेंग काउंटलेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू करता है, और यहाँ पे लगभग 300 एपोज ऐसे ही बीत जाते हैं। और फाइनली लू फेंग अपने पहले ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस कॉम्बैट टेक्निक को परफेक्टली मास्टर कर लेता है, और ये उसकी नई कॉम्बैट टेक्निक होती है जिसमें 9 मूव्स होते हैं। फर्स्ट 3 मूव्स जो होते हैं वो कॉमन किलिंग टेक्निक होते हैं, जो कि हर 1 से 2 ब्रेथ के अंदर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, और रिमेनिंग 6 वो फॉरबिडन टेक्निक होते हैं, जो कि 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स को यूज़ करके ब्लास्ट किया जा सकता है। राइटर्स कभी कभी 1.08 बिलियन दिखाते हैं और कहीं कहीं 1.8 बिलियन दिखाते हैं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 1.8 नियरली 2 बिलियन के पास चली जाती है, वहीं पे 1.08 वो 1 बिलियन के ही पास में रह जाती हैं। ये दोनों के अंदर 2 गुना एनर्जी रिजर्व्स का डिफरेंस हो जाता है। तो मैं मान के चलूँगा कि इसका
1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स हैं, जो कि 2 बिलियन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होने वाली है, क्योंकि लूफेंग की ऑरिजिन कोर्स 1.08 बिलियन जितनी नहीं हो सकती, वो बहुत ही कम होती है। तो यहीं पे कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे लूफेंग अपने 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स को अगर एक्सप्लोर करेगा तो उसकी पावर्स प्रीवियस ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन से 3 से 4 गुना पावरफुल होगी। मतलब आपने देखा कि 360 जो होती है वो अपने लूफेंग के ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन पावर्स की जितनी ब्लास्ट करवा सकता था, तो इतना ही वो 4 से और गुना कर दो तो वो 1.8 बिलियन चली जाती है, उसी के आसपास हो जाती हैं। तो उसकी पावर्स भी 4 गुना तक बढ़ जाती है, जो कि सच में काबिल तारीफ होती है, वो सच में काफ़ी पावरफुल होती हैं। लूफेंग ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को इन्फिनाइट नॉन स्पेस की पाइनिकल पावर्स तक ले जाता है। यहाँ तक कि सांजो की अल्टीमेट किलिंग टेक्निक भी वो लूफेंग के ओरिजिनल टेक्निक से सिर्फ 70 से 80% तक ही जा सकते हैं, लेकिन लूफेंग की पावर्स 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है, मतलब 400% का इंक्रीज हुआ है। पहले लूफेंग का सिर्फ 50% का इंक्रीज होता था, लेकिन अब 400% का हो चुका है, जिसके साथ यहाँ पे लूफेंग कहता कि अब से मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो चुका हूँ। अगर मैं किसी ग्रुप को फेस कर रहा हूँ, मैं एक ही साथ में सिंगल हैंडली ह्यूमन एंसेस्टर्स के हॉर्डे को आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट टेक्निक इसी के लिए ही डिजाइन की गई थी। लूफेंग देखेगा कि वॉर यहाँ पे पीछे पड़ रहा, तो लूफेंग उन सब के बीच जाके खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा और बंदे ऐसे ही मर जाएंगे। मतलब पिछली बार तो जो कुछ बच गए थे, यहाँ पर तो उन्हें बचने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही मर जाएंगे। जिसके साथ लूफेंग अपने नेक्स्ट कॉम्बैट टेक्निक को क्रिएट करना शुरू करता है, जो होता है लाइफ सेविंग कॉम्बैट टेक्निक, जो उसके सेकंड कॉम्बैट टेक्निक में काम आने वाले हैं। ये टेक्निक लूफेंग साइलेंटली अप्रोच करेगा। इसमें लूफेंग मैटर को ना ही एनर्जी को काटेगा, बल्कि इसमें लूफेंग अपने मिस्टीरियस वाइटैलिटी को कट करेगा। कह सकते हो कि यहाँ पे वाइटैलिटी को कट करने वाली बात चल रही है, जो कि सेवरिंग कॉम्बैट टेक्निक से ही आती है। इसमें ग्रेटेस्ट फ्लॉ ये है कि लूफेंग इसमें अपने मैक्सिमम एनर्जी को से ऊपर नहीं बढ़ा सकता है। मतलब 1 सेकेंड में मान लो कि एक हिट मारा तो उसमें 10% एनर्जी खत्म हुई, तो लूफेंग उससे ज़्यादा नहीं काट सकता। इसलिए लूफेंग सबसे पहले अपने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को इन्हांस करने की सोचता कि मैं एक अटैक मारूँ तो 10 के जगह 20% एनर्जी वाइटैलिटी खत्म हो जाए। ये कॉम्बैट टेक्निक ये अनइम्प्रेसिव लगती है, लेकिन ये क्रिटिकल मोमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके साथ 200 एपोज और बात बीत चुके होते हैं। लूफेंग अपने सेकेंड कॉम्बैट टेक्निक को परफेक्ट कर लेता है, और मैं कहूँ तो लूफेंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपने कॉम्बैट टेक्निक्स को क्रिएट कर रहा होता है। 200 एपोज कुछ भी नहीं होता एक लॉर्ड्स के लिए। इसके साथ यहाँ पे लूफेंग अपने थर्ड कॉम्बैट टेक्निक को क्रिएट करता है, जो होता है शैडो ब्लेड टेक्निक। और ये ब्लेड शैडो की तरह थी, जिसमें आपको गारंटी हिट मिलेगी ही, और इसमें आपको एब्सोल्यूट एक्यूरेसी भी मिलेगी। लेकिन इसमें आपको अपने ब्लेड टेक्निक के पावर्स को भी कंट्रोल करना होगा, और अपने डिस्ट्रक्टिव फोर्स को भी ओवरऑल लिमिट में करना होगा। ये ब्लेड टेक्निक्स दूर दूर के एनिमीज तक को भी निशाने में ला सकती है, यहाँ तक कि मल्टीपल वर्ल्ड क्लस्टर्स दूर भी चला जाए वो एनिमी, तो लूफेंग उन पर अटैक कर सकता है। सच में ये अटैक्स टेक्निक सच में टेरिफाइंग है। 2-3 वर्ल्ड क्लस्टर्स दूर भागे रहो, फिर भी आप पे ऊपर अटैक हो रहा है, तो बंदा भाग कर जाएगा कहाँ। ऑफ कोर्स जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी हाई डिफिकल्टी होती जाएगी, और उतनी वीकर ब्लेड पावर्स भी होती जाएगी, लेकिन फिर भी ये बंदों को भगा कर मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहीं पे 4 टेक्निक लूफेंग बनाता है, जो कि डिस्ट्रक्शन ब्लेड टेक्निक होती है, जो कि क्लोज कॉम्बैट टेक्निक होती है। इसमें एक्यूरेसी को नहीं देखा जाता है, लेकिन ये जहाँ भी अटैक करेगी वो अपने आने वाले रास्ते में हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसमें क्लोज डिस्टेंस मैटर करता है, इसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक किया जाए तो सामने जो भी हो सबको तबाह कर देगा, हर एक चीज़ तबाह हो जाएगी। जिसके साथ में सीन चेंज कर इन्फिनाइट इन स्पेस के एक एंडलेस फ्लक्चुएशंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सिंगल वेव आके उस एंडलेस फ्लक्चुएशंस के साथ मर्ज हो जाती है। और हमें यहाँ पे पता चलता कि काउंटलेस एजेंसी यहाँ पर करंट्स ऐसे ही ड्रिफ्ट करती, जैसे ओशियन करंट्स आपने सुना होगा, वैसे ही स्पेसेस में करंट सेंस हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक सिंगल वेव बहती है, और न जाने अचानक कहाँ से वहाँ पे मिरर फेनोमेनन होना शुरू हो जाती है, और तभी वहाँ पे एक यूनिक वेव इमर्ज होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लॉर्ड मोमैन की एंट्री होती है। वो उसी वेव के पास आ जाते हैं, और लॉर्ड मोमैन वहाँ पे आके उसी वेव को सेंस करना शुरू करते हैं, और जैसे ही वो सेंस करते हैं उनकी
आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वहाँ पे काउंटलेस वेव्स मौजूद थी जो कि पहले नज़र में ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन लॉर्ड मोमेंट जो कि अपने हिनमन वेव डॉग को ही मास्टर कर रखे थे, वो समझ चुके थे कि ये वेव काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लॉर्ड मोमेंट यहाँ पे स्माइल के साथ कहते हैं फाइनली जिसका मैं इंतजार कर रहा था लंबे समय से वो आ चुका है। आपको याद होगा कि लॉर्ड मोमेंट ने लू फेंग से कहा था कि लू फेंग मुझे एक जगह जाना है लैंड ऑफ फ्लक्चुएशंस में, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। लू फेंग ने यार उस टाइम को पास कर लिया था, तो अब ये फाइनली अपीयर हो चुका था। इसलिए लू फेंग से ट्रांसमिट करते हुए कहते कि लू फेंग लैंड ऑफ फ्लक्चुएशंस आ चुका है, हमें जल्दी से निकलना चाहिए, क्या तुम रेडी हो? जिसके साथ लू फेंग अपने ब्लड क्रेन टेरिटरी में जो कि लगभग 900 इपो से अपने कल्टिवेशंस में ही लगा हुआ होता है, वो वहाँ पे कहता कि हाँ मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ। और उस वक्त तक लू फेंग ने डिस्ट्रक्शंस कॉम्बैट टेक्निक, लाइफ सेविंग कॉम्बैट टेक्निक, शैडो ब्लेड टेक्निक, डिस्ट्रक्शंस ब्लेड कॉम्बैट टेक्निक को बना लिया होता है। यहाँ पे लू फेंग फिफ्थ कॉम्बैट टेक्निक जो कि क्लोन कॉम्बैट टेक्निक होती है उस पर काम कर रहा होता है, लेकिन लू फेंग की ये फाइनल टेक्निक अभी भी इनकम्प्लीट होती है, इसमें इनपरफेक्शंस मौजूद होती है। तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। लू फेंग ऑलरेडी लॉर्ड मोमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए एग्री कर रखा था, और यहाँ पे लू फेंग अपने टेक्निक्स को अच्छे से रिफाइन कर लिया था, तो वो इसमें लेट भी नहीं कर सकता था, वो आज ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके साथ लॉर्ड मोमेंट कहते हैं एक्सलेंट। इसी के साथ वो कहते हैं कि हम लोग 10,000 फ्लेम माउंटेन्स के पास मिलते हैं, जहाँ पे एक मिस्टीरियस लैंड है, मतलब वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पास में ही मौजूद है। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है मैं निकलता हूँ। अब लू फेंग की जो क्लोन 28 लेयर ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में मौजूद थी, वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है और अपने आप को मेन कॉम्बैट क्लोन में ग्रो कर लेती हैं। और अभी लू फेंग के पास 2 सुटेबल वेपन्स भी होते हैं, और वो उन सब को लेकर निकल जाता है। और बताया जाता है कि कैसे एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में लू फेंग को वहाँ पे 25 मतलब 15 वेपन्स मिले होते हैं, जिनकी पावर्स वर्ल्ड सेवरिंग ब्लेड के ही आसपास होती हैं। अल्दो लू फेंग चाहता तो डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स को यूज करके और भी बेटर वेपन्स को एक्सचेंज कर सकता था माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में, लेकिन लू फेंग जल्दबाजी नहीं करता। ऑफ कोर्स लू फेंग इतना पावरफुल हो चुका है तो फिलहाल में उसको कौन ही तबाह कर सकता है, इसलिए उसने चूज नहीं किया। वो और भी डिस्ट्रक्शन फ्रूट्स को एक्वायर करना चाहता था ताकि उसे बेटर ट्रेजर्स मिल सके। उसी के साथ लू फेंग एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को छोड़कर बाहर निकल पड़ता। लू फेंग अपने ब्लड कैन टेरिटरी को यूज करते हुए जस्ट एक दिन में 10,000 फ्लेम माउंटेन्स के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता तो सामने फ्लेम्स वाली माउंटेन होती है। वो फ्लेम्स काफ़ी भयंकर होती है जो कि वाटर्स की तरफ मूव कर रही होती है, और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो रहा होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 7 फ्लेम टाइप्स मिस्टीरियस लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि डिस्कवर हो चुके होते हैं। इनकी फ्लेम काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती है जो कि हेल फायर प्रिजन वॉल के द्वारा ही मानी जाती है। और इसकी लेंथ बात करें तो इसकी लेंथ 100 वर्ल्ड क्लस्टर की जितनी बड़ी होती है, जो कि सच में काफ़ी बड़ी होती है। और बात की जाए 10,000 फ्लेम माउंटेन्स की तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी भी लगता है, और ये ब्लड क्रेन टेरिटरी के ही जितनी बड़ी होती हैं। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे देखते हुए क्या था कि मैंने कभी भी इतनी बड़ी लैंड ऑफ फ्लक्चुएशंस नहीं देखी और ना ही सुनी है। यहाँ तक कि लॉर्ड मोमेंट जिसने कि हिनमन वेव डॉग्स को देखा था, मतलब मास्टर कर रखा था, वो भी इससे जानबूझकर टकराया था, क्योंकि ये बंदा वेव डॉग को मास्टर कर रखा था। तो जब ये यहाँ पे आया तो ये वेव की फ्लक्चुएशंस को महसूस कर सकता था, और कोई कह सकता है कि कोई बाकी के हिनमन एंसेस्टर्स इस वेव डॉग को, मतलब इस वेव लैंड फ्लक्चुएशंस ऑफ माउंटेन को नहीं समझ सकता था कि यहाँ पे कुछ है भी। इसलिए यहाँ पर अपने लॉर्ड मोमेंट ही इकलौते होते हैं जो कि इसको सेंस कर सकता था। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड मोमेंट भी आ जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं लू फेंग तुम्हारा स्वागत है, और मैं यहाँ पे तुमसे कुछ ट्रबल की मांग करूँगा, और मैं इसके लिए एंडेड भी हूँ। अब यहाँ पे उसने पहले ही लू फेंग के लिए एक एलाई को चूज कर दिया था, क्योंकि उनको एक लू फेंग की जैसे ही एलाई की जरूरत थी। लू फेंग अगर उसके साथ रहेगा तो ये बंदा अपने फॉरबिडन टेक्निक्स को रिपीटेडली अनलीज कर सकता था और अपने हिनमन वेव डॉग को अच्छे से यूज कर सकता था, जिसकी वजह से ये और भी अंदर लैंड ऑफ फ्लक्चुएशंस में एक्सप्लोर कर सकता था। तो लू फेंग यहाँ पे कहता है कि ये तो बस छोटा सा मैटर है, तो चलो बताओ ये लैंड ऑफ फ्लक्चुएशन एग्जैक्टली है कहाँ। तो लॉर्ड मोमेंट स्माइल करते हुए वो वहाँ पे गायब हो जाते हैं और दोनों लैंड ऑफ फ्लक्चुएशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। लैंड ऑफ फ्लक्चुएशंस में क्या है और वहाँ पे उन सबको क्या मिलती है, तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और सॉरी फॉर द लेट, वो थोड़ी सी काम आ चुकी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।